नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम उत्तर प्रदेश के बेदीपुर गांव की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को बेनकाब करती है। हम एनाटॉमी ऑफ गिल्ट यानी अपराध बोध की संरचना को गहराई से समझेंगे। क्षेत्रीय डरावनी कहानियां अक्सर अलौकिक तत्वों या सुपरनैचुरल चीजों का इस्तेमाल करके हमारे अंदर छिपे गिल्ट के भारी बोझ को परत दर परत खोलती हैं। तो हम सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं सुन रहे हैं बल्कि ये समझने वाले हैं कि लोक कथाएं कैसे हमारी सबसे गहरी मानसिक कमजोरियों का आईना बन जाती हैं। चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर जरा गौर करते हैं, आखिर क्यों लोक कथाओं में एक साधारण सा नियम निभाना सबसे मुश्किल होता है? पीछे मुड़कर मत देखना। इंसानी दिमाग की फितरती कुछ ऐसी है ना कि जिस काम के लिए उसे मना किया जाए, हमारी जिज्ञासा हमें वही करने पर मजबूर कर देती है। और यही वो साइकोलॉजिकल हुक है जो हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार माधव की खौफनाक यात्रा का आधार तय करता है। ये नियम सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के अपने आप पर कंट्रोल की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द रूल ऑफ द रोड यानी सड़क के नियम। कहानी की शुरुआत में माधव 5 साल बाद शहर से अपने दूर दराज के गांव लौट रहा है। माधव की यह वापसी बहुत जल्द एक साधारण सफर से एक डरावने रास्ते में बदल जाती है। बेदीपुर का ये पूरा शापित भूगोल एक खौफनाक तरीके से मैप किया गया है। शुरुआत होती है गांव की सीमा पर मौजूद उस विशाल बरगद के पेड़ से, फिर आता है माधव का घर, उसके बाद वो पुराना कुआं और अंत में गांव का मंदिर। ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। माधव जैसे जैसे इन जगहों से गुजरता है, वास्तविकता की एक एक परत उधरती चली जाती है। हर पड़ाव उसे सच के और करीब, या यूं कहें तो भ्रम के और गहरे दलदल में खींच ले जाता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक इंसान के मानसिक पतन का पूरा ग्राफ है। गांव के बॉर्डर पर मौजूद उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे माधव को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बड़े शांत स्वर में हुक्का पीते हुए 3 सख्त नियम बताता है। रास्ते में 3 मोड़ आएंगे, किसी भी पुकार या आवाज को अनसुना करना है, और सबसे जरूरी, पीछे मुड़कर मत देखना। इस चेतावनी का लहजा ही स्थापित कर देता है कि इस दुनिया के नियम कितने सख्त हैं। अगर कोई गलती से भी पीछे मुड़ा तो समझो कि वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, इल्यूजन्स ऑफ होम। यह हिस्सा पूरी तरह से साइकोलॉजिकल यातना पर केंद्रित है। यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्राप कोई साधारण डरावना रूप नहीं लेता, बल्कि ये माधव के अपनों के प्यार और घर के जुड़ाव को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। देखिए कैसे हर अलौकिक घटना का एक सटीक साइकोलॉजिकल टारगेट है। पीछे से आती साइकिल की चेन की खटखट आवाज जो पीछा किए जाने का खौफ और पैरानोया पैदा करती है। बीमार माँ की जानी पहचानी पुकार जो सीधे एक बेटे के फर्ज और ममता पर वार करती है, और पत्नी सुधा का रसोई में खाना बनाना जो घर के सुरक्षित होने का एक ऐसा एहसास दिलाता है जिससे कोई भी पिघल जाए। श्राप माधव के सबसे गहरे इमोशंस की बिल्कुल सटीक नकल कर रहा है ताकि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए और उसका संकल्प पूरी तरह टूट जाए। लेकिन जब वो भ्रम टूटता है ना, तो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ वो उम्मीद से भरा भ्रम है, पत्नी रोटी बना रही है, माँ दवा का इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ भयानक वास्तविकता, आंखों से खून बहाती मिट्टी की मूरत और सांपों से भरा हुआ कुआं। ये एक्सट्रीम विरोधाभास दिखाता है कि घर का वो सुकून देने वाला आवरण सिर्फ एक दिखावा है। बेदीपुर की असलियत पूरी तरह से सड़ चुकी है और वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। आगे बढ़ते हुए भाग 3 पर नजर डालते हैं, द हेडलेस शैडो या बिना सिर वाली परछाई। यहाँ जीवित इंसानों और मरे हुए लोगों के बीच की सीमा पूरी तरह ढह जाती है। बेदीपुर की लोक कथाओं में परछाई का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ रोशनी के रुकने से बनी कोई आकृति नहीं है, बल्कि इंसान की आत्मा या उसकी बची हुई इंसानियत का प्रतीक है। माधव ये देखकर सुन पड़ जाता है कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं है, बल्कि बरगद के पेड़ से फांसी के फंदे की तरह लटक रही है। और फिर बाद में उसी परछाई का बिना सिर के दिखाई देना इस बात का गहरा प्रतीक है कि माधव अंदर से आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह मर चुका है, उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब इस माइंड बेंडिंग घटनाक्रम को देखिए। रास्ते में माधव को शंभू चौकीदार मिलता है, हाथ में टॉर्च लिए, बिल्कुल एक रक्षक की तरह। लगता है जैसे आखिरकार कोई जिंदा इंसान मिल गया। लेकिन शंभू एक भयानक सच बताता है।
वो बरगद का पेड़ जहां बूढ़ा आदमी मिला था वो तो 5 साल पहले ही कट चुका है। शंभू कहता है कि माधव की यादें ही उसका जहर हैं। और कहानी का सबसे खौफनाक पल तब आता है जब कुएं के पास उसी शंभू की सूखी हुई लाश मिलती है। ये विरोधाभास माधव के दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। और अब हम इस चर्चा के चरम पर पहुंचते हैं। भाग 4, कन्फ्रंटिंग द गिल्ट। यहां से ये एक साधारण भूतों की कहानी से बदलकर एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी का रूप ले लेती है। गांव के पुराने मंदिर में पहुंचते ही पुजारी का ये शक्तिशाली कथन, बेदीपुर एक गांव नहीं है माधव, ये एक दर्पण है, पूरी कहानी का नजरिया ही पलट कर रख देता है। माधव जिन शैतानों से भाग रहा है वो बाहर जंगलों में या पुरानी इमारतों में नहीं है। ये कोई बाहरी शाप नहीं है, बल्कि ये उसके अपने ही अंदर का, उसकी आत्मा का एक खौफनाक प्रतिबिंब है जिसे वो अब तक अनदेखा कर रहा था। और यहीं पर कहानी का वो काला रहस्य खुलता है। सच्चाई ये है कि 5 साल पहले गांव की एक हवेली में आग लगी थी। उस रात माधव ने भयानक कायरता दिखाई और अपनी माँ और पत्नी को उसी आग में जलता हुआ छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया था। शहर जाकर उसने अपने परिवार की बीमारी से मौत का झूठा नाटक किया। बेदीपुर के ये सारे राक्षस कोई अजनबी बुराई नहीं है, बल्कि ये माधव की अपनी कायरता और उस गिल्ट का सीधा सीधा प्रकटीकरण है जिसे कभी माफ नहीं किया गया। अब इस विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर मुड़ते हैं। द साइकिल कंटिन्यूज। देखते हैं कि कैसे अनसुलझा अपराध बोध इतिहास को खुद को दोहराने पर मजबूर कर देता है। जरा इस नियति को देखिए। पहले जो माधव एक कायर था जो शहर भाग गया था और अपनी सच्चाई से मुंह चुरा रहा था, अब उसे कैसी यातना मिलती है? उसकी त्वचा फटकर जड़ें बन जाती हैं और वो खुद वही बरगद का पेड़ बन जाता है। वो उसी गांव की सीमा पर हमेशा के लिए कैद हो जाता है, उस बूढ़े आदमी की जगह ले लेता है और एक गूंगी चेतावनी बनकर रह जाता है। ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसके अपराध जितना ही खौफनाक और स्थायी है। ये कहानी एक चक्र की तरह घूमकर वापस वहीं आ जाती है। अगली सुबह होने पर एक नया मुसाफिर अपनी साइकिल पर उसी रास्ते से आता है और उसे उसी पेड़ से, यानी अब पेड़ बन चुके माधव के अंदर से वही चेतावनी सुनाई देती है, पीछे मुड़कर मत देखना। माधव अब उस शापित गांव का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसका कोई अंत नहीं है। वो खुद उस भयानक कथा का एक नया अध्याय बन गया है। ये पूरा विश्लेषण हमें इस अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारा दिमाग कभी उन आग की लपटों से सच में बच पाता है जिन्हें वो पीछे छोड़ आता है, या फिर हम सभी अंततः वही राक्षस बन जाते हैं जो हमारे अपने ही अतीत को डराते हैं? अपराध बोध या गिल्ट कैसे एक ऐसी जेल बनाता है जिससे भागना नामुमकिन है, ये लोक कथा इसका एक बेहतरीन और डरावना उदाहरण है। बेदीपुर की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सबसे बड़े डर बाहर नहीं बल्कि हमारे बिल्कुल अंदर ही मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, इस खौफनाक और गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।